इंक्लाइन प्लेन का देखिएगा। सपोज करें कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, ये जिसका मास m है, और हमें ये बताना है कि ये एंगल है हमारा थीटा और थीटा इज बिगर देन tan इनवर्स म्यू। तो tan इनवर्स म्यू इज एंगल ऑफ रिपोज। तो आप समझ सकते हैं कि ये ब्लॉक जैसे ही रिलीज होगा वैसे ही नीचे गिरने लगेगा, बट हम चाहते हैं कि ये नीचे ना गिर पाए, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक फोर्स लगाया है F। तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि F की क्या मिनिमम वैल्यू हो सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड डाउन, यानी फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ F so that the block does not slide down। ठीक है बच्चों, दिस इज अवर क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा। सॉल्यूशन, हम ये इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं थीटा एंगल पे, ठीक है, और ये ब्लॉक बना देते हैं। तो ब्लॉक को हमने एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है, ये हमने F बना दिया है, F, ठीक है, ये हमने mg बना दिया है, mg। अब ध्यान से देखिएगा, जब F नहीं था तो mg का एक कंपोनेंट था जो कि mg साइन थीटा था और जो इसको स्लाइड कराने की कोशिश कर रहा था, राइट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि mg साइन थीटा इसको स्लाइड कराने की कोशिश कर रहा था और फ्रिक्शन इसको स्लाइड करने से रोक रहा था। ये था फ्रिक्शन जो रोक रहा था, ठीक है बच्चों। तो हमने क्योंकि मिनिमम फोर्स लगाना है तो हम फ्रिक्शन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कम फोर्स लगा रहे हैं और बस इतना ही लगा रहे हैं ताकि फ्रिक्शन और इस फोर्स का एक कंपोनेंट मिलके mg साइन थीटा को बैलेंस कर दें, ठीक है बच्चों। तो एक यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो अब हमारे पास अब हमारा ब्लॉक रेस्ट में है, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होती है। अब जब किसी पे नेट फोर्स जीरो है तो आप फोर्सेस को किसी भी डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं इस लाइन को ऊपर बढ़ाऊं तो जैसे कि मैंने बताया ही था कि ये एंगल थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा होगा। तो ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा है, तो हम फोर्सेस को किसी भी तरफ रिजॉल्व करके और फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा करते हैं कि n को और f को रिजॉल्व करते हैं। तो n का एक कंपोनेंट आएगा बच्चों इस तरफ जिसका नाम होगा n cos थीटा, ये एक फोर्स आया n cos थीटा, और इस तरफ एक फोर्स आएगा जिसका नाम होगा n sin थीटा, और f का भी एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ जिसका नाम होगा f cos थीटा, और इधर आएगा f sin थीटा, f sin थीटा। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ दो फोर्सेस हो गए, एक है n cos थीटा और एक है f sin थीटा। तो थोड़ा मैं और सिंप्लीफाई एग्जाम बनाता हूँ, देखिएगा। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स F, ये है वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स mg। n का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ n cos थीटा, f का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ f sin थीटा, और f का एक कंपोनेंट इस तरफ f cos थीटा, और n का एक कंपोनेंट इस तरफ n sin थीटा। ये हो गया। अब देखिए वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी बैलेंस होने चाहिए, राइट। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि F, कैपिटल F प्लस स्मॉल f इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू n साइन थीटा, राइट। यानी कि F इज इक्वल टू n साइन थीटा माइनस f कॉस थीटा, या फिर F इज इक्वल टू n साइन थीटा
माइनस म्यू एन कॉस थीटा। आप समझ गए होंगे कि मैंने एफ को म्यू एन लिख दिया है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है एम जी विच इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड, और ऊपर की तरफ ये दो फोर्सेज हैं, तो ऊपर की तरफ लगने वाले दोनों फोर्सेज इस नीचे की तरफ लगने वाले एम जी से बैलेंस होने चाहिए। तो एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, और एफ को मैं यहाँ पे भी म्यू एन लिख देता हूँ, म्यू एन साइन थीटा। ठीक है बच्चों। अब अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूँ, तो डिवाइड करूँगा तो ये आएगा एफ अपॉन एम जी इज इक्वल टू एन, हम कॉमन ले सकते हैं, तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और नीचे से भी आप एन कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो एन से एन कैंसिल हो गया और एफ की वैल्यू आ गई एम जी इंटू में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। बट इस आंसर को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं बच्चों। अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं किससे, कॉस थीटा से, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा हमारे पास f इज इक्वल टू एम जी इंटू में टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा f का आंसर आ गया। सही है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए आप याद कीजिए, मैंने आपको सिखाया था एक एंगल ऑफ रिपोज, याद है कुछ? तो मैंने आपको बताया था कि अगर फाई है एंगल ऑफ रिपोज, इफ फाई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, तो टेन फाई की वैल्यू हो जाएगी म्यू, यानी जो टेन फाई है वो म्यू होगा, या फिर म्यू टेन फाई होगा। तो अगर इसी फार्मूले में मैं म्यू की जगह टेन फाई पुट करूं तो क्या आता है बच्चों, देखिएगा ध्यान से, एम जी टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू टेन थीटा, राइट। इसमें मैं म्यू को पुट करने वाला हूँ टेन फाई, जहाँ पर फाई है एंगल ऑफ रिपोज, राइट। तो देखिए एफ की वैल्यू आ जाती है एम जी इंटू टेन थीटा माइनस टेन फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन फाई इंटू टेन थीटा। तो बच्चों यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है टिग्नोमेट्री का, तो ये टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी, यानी टेन ए माइनस बी का फार्मूला है। तो ये फार्मूला हुआ एफ इज इक्वल टू एम जी इंटू टेन थीटा माइनस फाई। तो ये हमारा जो फोर्स है वो मिनिमम फोर्स है जो हमें लगाना पड़ेगा ताकि हमारा ब्लॉक स्लाइड डाउन ना करे, राइट। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड इट्स स्लाइडिंग डाउन वी विल हैव टू अप्लाई दिस मच मिनिमम फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक्चुअली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का केस थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर पैरेलल टू इंक्लाइन लगाना है तो वो इजीली कैलकुलेट हो जाता है, राइट। तो इसको आप नोट करें बच्चों। और फिर इसी में मैं आपको एक दूसरा केस बताता हूँ, और वो दूसरा केस ये है कि हम मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं ताकि ये ऊपर की तरफ फिसले नहीं। इस दौरान आप इसको नोट करें। नोट हो गया? चलिए अब दूसरा केस, फाइंड द मैक्सिमम, मिनिमम के बजाय अब मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F so that the block does not slide up. Now you are applying maximum force but it is not going up. So when it has a tendency to go up, the friction will act downward. तो इस पूरे डायग्राम में एक फोर्स ऐसा है जो डायरेक्शन बदलेगा, और वो कौन सा फोर्स है, और वो फोर्स है बच्चों फ्रिक्शन फोर्स। यानी ये वाला जो फोर्स है ये अपनी डायरेक्शन बदल लेगा, क्योंकि आपने ज़्यादा फोर्स लगा दिया है तो टेंडेंसी जो है इस ब्लॉक की ऊपर भागने की हुई है, और अगर टेंडेंसी ऊपर भागने की हो जाती है तो फ्रिक्शन जो है वो अपनी डायरेक्शन बदल लेगा, और अब ये उसको आगे भागने नहीं देगा। तो ये आ गया है फ्रिक्शन।
नीचे की तरफ फ्रिक्शन, बाकी सभी फोर्सेस वैसे ही रहेंगे। अब इस फ्रिक्शन का ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो एक कंपोनेंट फ्रिक्शन का इस ओर होगा जो कि होगा एफ साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इस ओर होगा जो कि होगा एफ कॉस थीटा। समझ रहे हैं बच्चों? तो मैंने इसको कलर से डिस्टिंग्विश कर दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एफ साइन थीटा है उसको हमें उसकी डायरेक्शन हमें बदलनी होगी, और साथ ही साथ हमें एफ कॉस थीटा की भी डायरेक्शन बदलनी होगी। तो देखिए बदलते हैं। तो ये हुआ हमारा एफ साइन थीटा, और ये हमारा फोर्स हो गया एफ कॉस थीटा। ठीक है बच्चों? तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये अकेला एफ इन दोनों के सम के इक्वल हुआ, तो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। ठीक है बच्चों? ये हमारी लाइन गायब हो जाती है, प्लस आ जाता है यहाँ पे। ठीक, और जो एम जी है वो इस फोर्स में से ये फोर्स माइनस करके आएगा, मतलब एम जी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एम जी प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एन कॉस थीटा। तो इसको जब हम यहाँ लाएंगे तो एम जी की वैल्यू आएगी एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, एफ की जगह म्यू एन लिख दिया जाता है। तो अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ तो प्लस है, और एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो ऊपर प्लस आ जाता है और नीचे माइनस आ जाता है, ऊपर प्लस आ जाता है और नीचे माइनस आ जाता है, ऊपर प्लस आ जाता है और नीचे माइनस आ जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे भी ऊपर प्लस आ जाएगा और नीचे माइनस आ जाएगा, और फाइनल आंसर में प्लस आ जाएगा। ठीक है? अब इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर बाई चांस ये आंसर नेगेटिव भी आ जाता है तो आप इसका मॉड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मॉड, यानी मैग्नीट्यूड। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि थीटा और फाई का सम 90 से बड़ा हो जाता है तो फाइनल आंसर नेगेटिव आ जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे हमारा कुछ आंसर गलत हो गया। गलत नहीं होगा, आप मैग्नीट्यूड लेंगे केवल। ठीक है? ठीक है बच्चों? तो आप ये नोट कर लो, नोट कर लीजिए।